गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पढ़ाई थी अपठित गद्यांश। आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश पढ़ाई थी। आज मैं फिर आप लोगों को व्याकरण ही पढ़ाऊंगी और व्याकरण में पढ़ाऊंगी वर्ण विचार। अब आगे मैं जो कुछ भी पढ़ाई हो चुकी है उसी का फिर से पुनरावृत्ति कर रही हूँ। ये वर्ण विचार इसके पूर्व भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग फिर से इसको ध्यानपूर्वक सुने। जिन्हें समझ में नहीं आया है वो समझने का प्रयास करें। वर्ण किसे कहते हैं? इसके पहले मैं पढ़ाई थी अपठित गद्यांश और उसमें बताई थी कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप लोग समझ लें कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले कभी भी ना पढ़ा गया हो, यानी जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, यानी उसमें कुछ विषय वस्तु पर कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है, चाहे वो 4 लाइन का हो, 8 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, वो थोड़ा लिखा हुआ रहेगा और आपको उसमें से कुछ प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो बच्चों, आपको उन प्रश्नों का उत्तर उसी जो दिया हुआ है गद्यांश उसी में से चुन के लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस गद्यांश को पूरी तरह पढ़ें। जब तक आप ध्यानपूर्वक उसे नहीं पढ़ेंगे तो आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको गद्यांश को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें कि इसमें क्या लिखा गया है, किस विषय वस्तु पर इसमें जोर दिया गया है, किस पर बल दिया गया है, किस बात के बारे में इसमें बताया गया है। इन तथ्यों को समझना होगा और फिर आपको आसान हो जाएगा उनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना। उत्तर को आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि जो किताब में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है उसको ही आपको उतारना है, लेकिन जो बात किताब में है उसी बात को लिखना है। अब आप समझ गए होंगे। इसमें एक प्रश्न ऐसा भी रहता है कि आप गद्यांश का उचित शीर्षक दें, या गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखें। तो आपको शीर्षक समझना होगा। शीर्षक का अर्थ होता है हेडिंग। किसी भी पाठ के सबसे ऊपर जो उस पाठ का नाम लिखा होता है वही उसका शीर्षक होता है। जैसे आपको पाठ 1 में भाषा सेतु में पाठ 1 कविता है और कविता के ऊपर लिखा हुआ है मेरा देश, तो मेरा देश उस कविता का शीर्षक हुआ। दूसरी कविता है आपकी किताब में माँ कह एक कहानी, तो ये उस कविता का शीर्षक हुआ। तो इसी तरह आपको गद्यांश का भी शीर्षक चुनना है, और वो शीर्षक आप कैसे चुनेंगे तो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने। और बड़ा ही सरल तरीका है उससे शीर्षक चुनना। आप देखेंगे कि गद्यांश में किसी एक बात पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, यानी वो बात बार बार उसमें दोहराई गई है और उस बात पर ही जो है उसमें बताया गया है, इसीलिए उस बात को बार बार बोला जा रहा है। मान लीजिए कि आपका अनुशासन पर है, आपको देश के बारे में है,
मित्रता के बारे में है, या ईमानदारी के बारे में है, या किसी महापुरुष के बारे में है, या फिर समय के बारे में है, तो उसमें समय के बारे में बार बार वो शब्द आएगा आपको। ईमानदारी के बारे में है तो आपको बार बार ईमानदारी शब्द उसमें आएगा। तो आपको उसमें इस चीज़ को देखते हुए उसका एक उचित शीर्षक देना है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अपठित गद्यांश क्या होता है। अब आप लोग इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को व्याकरण भारती में पढ़ाऊंगी वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण से पहले आप लोग भाषा पढ़े हैं, लिपि पढ़े हैं, व्याकरण पढ़े हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। अभी वर्ण के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। यह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब है वर्ण के प्रकार, या आप कह सकते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। यानी स्वर वर्ण को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई इत्यादि। और इस प्रकार स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। और वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ क, तो क बोलने के साथ ही अ का भी उच्चारण होता है। और अ क्या है? स्वर। अगर मैं कहती हूँ च, तो च के साथ ही अ का भी उच्चारण हो रहा है। आप खुद भी इसे बोल के देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे प, तो प अ आगे अ आ रहा है, और ये अ है स्वर वर्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये तो था वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि स्वर्ण वर्ण के भी कई भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के भी कई भेद होते हैं और स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये हैं हास्य स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिस स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ,
औ। ये हैं दीर्घ स्वर के उदाहरण। और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ये ओम जो शब्द है इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं क्योंकि इसे बोलने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये था स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद थे? 3, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आगे आता है अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को अयोगवा कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक यह नासिक के वर्ण है। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। जैसे आँख, गाँव, दाँव, यहाँ, कहाँ आदि। ये सब क्या है? नासिक के वर्ण हैं, जिसको बोलने के लिए नाक और गले का उच्चारण करना पड़ता है। तो अयोगवा में कौन 2 वर्ण आते हैं? अंग और अह। याद होना चाहिए आप लोग को, अयोगवा में अंग और अह 2 वर्ण आते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। अभी मैं बताई आपको कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है 33। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 33। व्यंजन वर्ण को भी 3 भेद बताए गए हैं। व्यंजन वर्ण के व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन को बोलने में हमारी जिह्वा जो है, जीभ जो है, मुंह के अंदर किसी भी अंग का स्पर्श करती है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ और तालु को स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब एक और है जिसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब कोई वर्ण 2 व्यंजन वर्ण के मिलने से बनता है, 2 व्यंजन वर्ण के मिलने से जब कोई वर्ण बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और मूर्धन्य स, 2 वर्ण व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं तब बनता है अक्ष। इसी तरह त और र जब मिलता है तो बनता है त्र। ज और य जब मिलता है तो बनता है ज्ञ। और इसी तरह तालव्य स और र जब मिलता है तो बनता है स्र। तो इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये था बच्चों आप लोगों को भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अभी जो मैं आप लोगों को बताई वो वर्ण के बारे में बताई हूँ। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसे हम
वर्ण कहते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। स्वर वर्ण के 3 भेद बताए गए हैं, जिसे अभी मैं बताई आप लोगों को, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद बताए गए, जो था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और एक है संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों आप लोग अब समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, और वो भेद स्वर वर्ण के और व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों आप लोग इसे अपनी किताब में ज़रूर पढ़ेंगे, तभी आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी। तो आप लोग आज घर में इस पाठ को निकालेंगे और निकाल के अच्छी तरह पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे।